Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with Happy। So friends, हम लोगों का जो आज का वीडियो है वो है साइंस से रिलेटेड। साइंस की बात करी जाए तो वो भी किससे, बायोलॉजी पार्ट से। बायोलॉजी में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बात करें तो परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से सबसे पहला पार्ट ब्लड की बात कर रहे थे। ब्लड में देखा जाए तो किस किस चीज़ के बारे में बात हो चुकी थी, तो ब्लड की बेसिक जानकारी जो भी थी उससे रिलेटेड बात हो चुकी थी। आगे कौन कौन से उसमें अंग ब्लड में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो चुकी थी। ठीक है, और देखा जाए तो मैंने ये भी बता दिया था कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, रुधिर का थक्का कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले पिछला वीडियो देख लें। सो ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब ब्लड ग्रुप्स की खोज नहीं हुई थी तब क्या होता था, क्या कारण है कि ब्लड ग्रुप है उसकी खोज करनी पड़ी। सो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या था कि जो डॉक्टर्स वगैरह थे, हम लोग को भी नहीं पता होता था कि हाँ ब्लड के टाइप भी हैं। तो जब कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी को ब्लड की ना, तो डॉक्टर्स क्या करते थे कि किसी का ब्लड किसी को भी ट्रांसफ्यूज़ कर देते थे, मतलब चढ़ा देते थे। सो होता क्या था, उसका रिज़ल्ट 50-50 आता था। मतलब कि यदि कभी जो ब्लड चढ़ाया गया और मैच कर गया तो वो तो ठीक ठाक हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट यदि मैच नहीं करता था तो उससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि मृत्यु हो जाती थी। सो ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर्स इतना सब ध्यान नहीं दिए कि ऐसा क्यों होता है। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लैंडस्टीनर। उन्होंने सोचा ऐसा कुछ तो पाया जाता होगा ब्लड में, तभी तो ऐसा होता है कि किसी को चढ़ाया जाता है तो बढ़िया वो धूमधाम से कार्य करता है और ठीक हो जाता है, दौड़ता है अच्छे से, और किसी को चढ़ाया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होता होगा इस ब्लड में। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च किया और काफ़ी टाइम तक रिसर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट निकला ना, उसको उन्होंने 1901 में, कब 1901 में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। रिज़ल्ट क्या था, इन्होंने बताया, यानी कि लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने बताया कि ब्लड हम लोगों का एक जैसा नहीं होता है, इसके भी प्रकार होते हैं। तो वो कितने प्रकार इन्होंने बताया, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप के, यानी कि जो रुधिर के प्रकार बताया, वो कितने बताए, 3 बताए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंडस्टीनर ने सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी थी। कितने? 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। जो चौथा ब्लड ग्रुप था ना, उसकी खोज किसी दूसरे वैज्ञानिक ने की थी, तो वो हम अभी बताएंगे कि किसने किया था। अभी ये देख लेते हैं कि लैंडस्टीनर ने जितने ब्लड ग्रुप बताए थे ना, वो कौन कौन से हैं। इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप बताया। कौन कौन से हैं? वो है ए, बी और कौन सा है, ओ, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, जो चौथा ब्लड ग्रुप था, कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप है ना। हम लोग 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, जिसमें ए, बी, ओ और कौन सा, ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी फिर? तो ए बी ब्लड ग्रुप जो था, इसकी खोज डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने किया था। सो एक बार और देख लेते हैं कि लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप के कितने टाइप बताए, 3 टाइप बताया। कौन कौन से? ए, बी और कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप बताया था। जो चौथे प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको किसने बताया था? तो इसको डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। जो लैंडस्टीनर है, इन्होंने बताया कि हमारे ब्लड में ना 2 प्रकार के उच्च अणुभार वाले, कैसे, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। हिंदी में बोले तो एंटीजन को क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं, और एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? प्रतिपिंड। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है। सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है। अब देखिए ये एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन एक प्रकार का पदार्थ है। मैं पदार्थ क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि मैं ब्लड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। यदि इसे जनरल वे में देखा जाए ना, तो एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एंटीजन एक वायरस भी हो सकता है, एंटीजन एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। यानी वो पदार्थ जो मतलब बाहर से आया हुआ वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, वो सब क्या है? एंटीजन है। वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो एंटीजन एक प्रकार का क्या है? हानिकारक पदार्थ है देखा जाए तो। आगे बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी क्या है? जो हानिकारक पदार्थ बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, जो हानिकारक पदार्थ बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम करता है। कहने का मतलब क्या है? कि ये उसको नष्ट करता है। ठीक है। अब देखिए ये नाम ही, जो एंटीबॉडी ये नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीबॉडी मतलब किसी बॉडी के अगेंस्ट काम करने वाला। यानी बाहर से यदि कोई हानिकारक चीज़ हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा? उसको नष्ट करने का काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जिसकी एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो उसका इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। कहते नहीं को उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ? उनकी जो एंटीबॉडी है ना, वो स्ट्रांग है। ठीक है। बट आपको मैंने बताया कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन क्या हानिकारक है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ ना, तो हमारे ब्लड में ना ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का क्या है? अपवाद है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एंटीबॉडी क्या करता है? ये चाहता है कि हमारी बॉडी जैसे है ना ऐसे ही रहे, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। कहने का मतलब बाहर से अगर कोई भी पैथोजन मतलब हानिकारक जीवाणु या हानिकारक बैक्टीरिया, कुछ भी बाहर से कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर वो प्रवेश करती है तो ये उसको किल कर देगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने देगा हमारे बॉडी को। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, अब जो एंटीजन है ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसी, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आरबीसी का फुल नेम क्या है? रेड ब्लड कार्पसेस, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो मैंने क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट। क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे पाए जाते हैं क्या? एंटीजन पाए जाते हैं। और ये एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब डायग्रामेटिक वे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आज तक आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसका कारण ये है कि मैं किताबी लैंग्वेज ना पढ़ा के डॉक्टर वाली लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ना आप खुद ही अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हो यदि आपके यहाँ माइक्रोस्कोप है। ठीक है। सो देखते हैं ऐसा क्या है आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो ब्लड कंपोनेंट के बारे में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ब्लड कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। मैंने क्या बताया था? 2 प्रकार के अंग, कंपोनेंट का मतलब क्या बताया था? वो इम्पॉर्टेंट अंग जो ब्लड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लड कंपोनेंट, मतलब रक्त के घटक बोलते हैं, रुधिर के घटक बोलते हैं। वो कौन कौन से थे? प्लाज्मा था, दूसरा कौन सा था? ब्लड कार्पसेल्स।
प्लाज्मा का कितना पार्ट होता है, यानी कितने परसेंट होता है, 55% होता है। और ब्लड कार्पसेल्स को हिंदी में मैंने बताया था रुधिर कणिकाएं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाया। सो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था ब्लड कंपोनेंट 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो वो 55% होता है, और ब्लड कार्पसेल्स 45%। कितना? 45%। अब देखिए, यदि मैं और डीप में जाऊँ तो जो ये ब्लड कार्पसेल्स यानी जो रुधिर कणिकाएं हैं वो कितने प्रकार की मैंने बताया था पिछले वीडियो में? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? RBC यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, और दूसरा मैंने बताया था WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स। अभी मैं हिंदी में भी बता दूंगी, डोंट वरी। प्लेटलेट्स, देखिए इसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका, इसको श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं WBC को, और इसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। अगर इसका ओरिजिनल नेम बात करी जाए, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिर्फ RBC की आवश्यकता है और प्लाज्मा की आवश्यकता है। WBC प्लेटलेट्स की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर साफ कर देंगे। ठीक है, सो आप अब देखिए आगे, ये है RBC। अब मैंने ये बताया कि जो एंटीजन है वो कहाँ पाया जाता है? RBC की सतह पर पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की सतह पर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो है, मैंने उसमें क्या बताया कि जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में। अरे एंटीबॉडी लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एंटीबॉडी है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखो जो एंटीबॉडी बनाया है, इसमें यहाँ कुछ कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, कर्व के जैसा। यहाँ पे मैंने कर्व की जैसी संरचना बनाई, और यहाँ पे देखो ऐसे कोण जैसा बनाया ना, त्रिकोण। अगर मैं ऐसे मिला दूँ तो एक त्रिकोण बन जा रहा है ना। इसका भी कोई ना कोई मतलब है। अब ये रियल स्ट्रक्चर है इसका। एंटीबॉडी का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए, ये एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के हैं। एंटीबॉडी को कैसे लिखा जाता है? तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कौन कौन से? स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये B एंटीबॉडी है। कौन सा? B एंटीबॉडी। और इसकी बात करें तो ये कौन सा है? ये है A एंटीबॉडी। स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये चीज़ बहुत याद रखना आप अच्छे से कि ये स्मॉल लेटर होता है यहाँ पे। ये है A एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसकी बात करें जो एंटीजन है, एंटीजन की बात करें तो एंटीजन को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर में।
तो इसमें मैं लिख रही हूँ, ये है ए एंटीजन और ये है बी एंटीजन। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड कार्पसेल्स वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर में। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो संरचना होती है वो इस टाइप की होती है। ये ओरिजिनल इसका स्ट्रक्चर है, जो वास्तविक रूप से एंटीबॉडी की संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ए एंटीबॉडी इस टाइप का होता है, ये दोनों देखो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में है ना, ऐसे वाई के आकार की संरचना है ना ये। इसमें सिर्फ कहाँ डिफरेंस होता है, तो यहाँ होता है, देखो एक ये ऐसा बना होता है और ये कर्व लाइक बना होता है। ए एंटीजन इस प्रकार का होता है, बी एंटीजन इस प्रकार का होता है। ए एंटीबॉडी इस प्रकार का बना होता है और बी एंटीबॉडी इस प्रकार का बना होता है। अब एंटीजन की बात करें तो मैंने बताया कि एंटीबॉडी को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ताकि डिफरेंस समझ में आए, नहीं तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ आएगा। देखिए इसको कैपिटल लेटर में लिखा, यानी ए एंटीजन मैंने लिखा, यहाँ बी एंटीजन लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब जो आप लोग ना वो चार्ट टेबल बनाते होंगे कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसके विरोधी होते हैं, वो या फिर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें तो हम उस तरीके से ना बता के जो रियल स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले जो हैं वो बी वाले से नहीं ले सकते हैं, वो हम टेबल नहीं बनाएंगे, रियल स्ट्रक्चर से समझाएंगे आपको, ठीक है। सो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो आरबीसी होती है ना, प्लाज्मा, ये अलग अलग नहीं होते हैं कि ब्लड के अंदर ये प्लाज्मा अलग हो और ये आरबीसी अलग हो। ये पता है कैसे होते हैं, जैसे आप लोग चाय बनाते हैं ना, छानना नहीं है, जब चाय बनाते हैं ना तो चाय में ये लिक्विड पार्ट होता है, मैंने बताया था कि तरल अवस्था में होता है ये प्लाज्मा वाला, और ये कैसा होता है, सॉलिड पार्ट होता है। आरबीसी मतलब कैसी है, सॉलिड है, ठोस में है। तो ये जो प्लाज्मा है ना ये तरल अवस्था में होता है। तो सेम वैसे ही जो चाय वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग चाय बनाते हैं ना, चाय में चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय में चाय पत्ती जिस प्रकार तैरती है ना, सेम वैसे ही प्लाज्मा में आरबीसी तैरती है। आरबीसी एक प्रकार के ठोस पार्टिकल होते हैं, तो सेम वैसे ही उसमें तैरा करती हैं ये। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये प्लाज्मा है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में। कैसा है, तरल अवस्था में ये प्लाज्मा है, और इसी में ये क्या है, आरबीसी इसी में ऐसे गोल स्ट्रक्चर होता है ना, इसी में ऐसे तैरा करती हैं ये आरबीसी। तो ये जो ये है ये क्या है, आरबीसी है। और इसकी बात करें, ये अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, और इसकी बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मा कैसा है, तरल अवस्था में, और आरबीसी कैसी, स्फेरिकल यानी गोल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आरबीसी इसी में प्लाज्मा में तैरा करती हैं, जैसे मैंने बताया चाय में चाय पत्ती, ठीक है, सेम वैसे ही होता है। और एक चीज़ और मैंने बताया, जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पर। मतलब ये आरबीसी है तो इसकी सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा ना। अब कैसे होगा अभी आगे समझा रहे हैं। और जो एंटीबॉडी है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है, ये जो प्लाज्मा है इसमें, यानी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक ही उसमें है, ब्लड में ही तो होते हैं। समझ में आ रहा ना कि अलग अलग नहीं होते हैं। ये हुआ पूरा कोई स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं इसके अंदर भरा है क्या, पानी भरा है, ठीक है, या मान लेते हैं चाय बनाई गई, और जो चाय पत्ती है ये क्या है, ये है आरबीसी। तो जो पानी है ये प्लाज्मा का कार्य कर रहा है, और जो
पानी नहीं, चाय की बात कर रहे हैं, तो चाय जो है वो किसका काम कर रही है, तो प्लाज्मा का काम कर रही है। और चाय पत्ती किसका काम कर रही है, तो आरबीसी का काम कर रही है। और चाय पत्ती अगर मान लूँ कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो स्फेरिकल है, यानी गोलाकार स्ट्रक्चर में है, तो उन्हीं के सरफेस पे इस टाइप के या इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटीजन। और उसमें अदरक भी डाली जाती है ना, उसको एंटीबॉडी मान लेते हैं। तो जो अदरक है वो क्या है, एंटीबॉडी का काम कर रही है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन, आरबीसी, प्लाज्मा सब एक साथ में होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए बी और ये है ब्लड ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है ना, वो हम एंटीजन के आधार पे करते हैं। किसके, एंटीजन के आधार पे करते हैं। मतलब यदि किसी की बॉडी में ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यदि किसी की बॉडी में बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। यदि किसी की बॉडी में ए बी यानी दोनों प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। तो हो सकता है किसी में कोई भी ना हो, यानी कि ना ए हो, ना ए बी हो, ना ए बी हो, तब क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसे बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि उसको हम जीरो ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब मैंने जीरो क्यों बोला, देखिए फ्रेंड्स, जब ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी ना, तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो मतलब कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट था ना, उसको उन्होंने ज़ीरो ब्लड ग्रुप बोला था। क्या बोला था, ज़ीरो ब्लड ग्रुप बोला था। लेकिन टाइम के साथ साथ हुआ ऐसा कि थोड़ा सा पढ़ने में ऑड लगता था कि ए बी फिर ज़ीरो बोला जा रहा था। सारे इंग्लिश के देखा जाए तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उनके अकॉर्डिंग था, लेकिन लास्ट वाला वो नंबर में चला जा रहा था, थोड़ा पढ़ने में और लग रहा था। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना हम जैसे ऊपर का है सेम वैसे ही हम इंग्लिश वाले लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको जैसे ए पढ़ा जाता था, बी पढ़ा जाता था, ए बी पढ़ा जाता था, वैसे ज़ीरो ना कहकर इन्होंने क्या बोला, उसको बोला क्या, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, सो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं इसको इधर ही कर देती हूँ वरना जगह नहीं बचेगी समझाने के लिए। यहाँ मैंने बताया कि ब्लड कार्पसेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यदि कोई नोट्स बना रहा हो तो बना सकता है। यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरबीसी होती है। इसमें आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और एंटीजन को हम किस में, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया। अब देखिए यहाँ बात करते हैं। देखिए मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है एंटीजन के अकॉर्डिंग। और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आरबीसी बनाई, क्या बनाया, आरबीसी बनाया। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जो ए एंटीजन है ये क्या है, एंटीजन। ठीक है, और ये बी एंटीजन है। तो जो ए एंटीजन है वो कहाँ पाया जाएगा, वैसे सारे एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ए को ऐसे लिखती हूँ, ऐसे, तो यदि मैं ऐसे साफ कर दूँ तो ये कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, एक त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है ना, कैसी, त्रिभुजाकार। यही सेम आकृति हमारे आरबीसी के ऊपर पाई जाती है। किसके, आरबीसी के ऊपर ऐसे ही त्रिभुजाकार आकृति पाई जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने बताया कि
जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो एंटीजन के आधार पे होता है, मतलब कि जिसमें जो एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। अब इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये त्रिभुजाकार आकृति है ना, ये किससे आई है? ए एंटीजन से आई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ये है ए ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। तो मैं इसमें लिखूंगी ये कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है ना, वो कौन सा पाया जाता है? हाँ, ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना आप। ये मैं यहाँ पे ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कर्व के जैसे संरचना बना रही हूँ, ऐसे गोल गोल। अब ये गोल मैं क्यों बना रही हूँ अभी बताऊंगी, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए यदि जो ये बी है ना, ये बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर ये हम मिटा दें तो ये कर्व के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा, यही कर्व का स्ट्रक्चर अब एंटीबॉडी एंटीजन दोनों में यूज़ होगा। देखिए ये ब्लड ग्रुप तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ब्लड ग्रुप हुआ। जो एंटीजन इस सरफेस पे प्रेजेंट होगा, कहने का मतलब ये जो आरबीसी है ना, इसकी खोपड़ी के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। इसकी जो एक खोपड़ी है ना, इसके ऊपर कौन सा ब्लड ग्रुप एंटीजन है? वो है ए एंटीजन। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडी की बात करें, ये क्या है? एंटीबॉडी है। लेकिन कौन सा एंटीबॉडी है? मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था। ये कौन सा एंटीबॉडी है? तो ये एंटीबॉडी है बी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? ये बी एंटीबॉडी है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया, ये ए एंटीजन है। अब ये जो है सब ये क्या है? ए एंटीजन। सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, ताकि जब भी पढ़ो ना तो लगे कि नहीं कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ। देखिए ये मैंने क्या बताया? बी एंटीबॉडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे। अब ये क्यों पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों पाया जाता है इसका कारण मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैसे हैं? त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर में है, मतलब कि एक त्रिभुज के आकार की संरचना है, और यहाँ पे कर्व की तरह संरचना है। तो देखिए ये होता ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन जब आपस में चिपकते हैं ना तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? वो यही कारण है। देखिए यदि जो ये त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पे देखिए जो ए एंटीबॉडी क्यों नहीं पाया गया यहाँ, उसका कारण क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति है ना, ये वाला अगर इससे टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? फिट हो जाएगा। कहने का मतलब फंस जाएगा, फंसेगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये ए एंटीबॉडी ना होकर क्या है? बी एंटीबॉडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये कर्व की तरह स्ट्रक्चर बना है। कैसा बना है? कर्व के जैसा। ये जो है इसमें फिट नहीं होगा, नहीं होगा ना, यानी धंसेगा नहीं। और यदि नहीं धंसेगा तो हमारे ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। कहने का मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपकेंगे नहीं, और जिससे हमारी मृत्यु नहीं होगी। यदि ये चिपक जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ना बी ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते हैं। इसका कारण यही है, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा? ब्लड ग्रुप का जो प्रवाह है ना वो रुक जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। आपको ये ए ब्लड ग्रुप में जो बी एंटीबॉडी है क्यों प्रेजेंट होता है, और ए ब्लड ग्रुप कैसे ए ब्लड ग्रुप कहलाया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम बी ब्लड ग्रुप की। ठीक है। अब हम बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया आरबीसी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है। और यहाँ पे
चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बी एंटीजन मान लेते हैं, ठीक है, वो बी एंटीजन ही मान लो क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप लिख दे रही हूँ। देखिए ये आरबीसी की क्या है, संरचना है, और इसके ऊपर मैंने बताया कि ये कौन सा एंटीजन है, बी, और बी को बताया अगर मैं ऐसे बी को लिखूं और इसको ऐसे ऐसे यहाँ से मिटा दूं तो ये एक कर्व की जैसी संरचना मिलेगी। सेम यही संरचना हमारे कहाँ पाई जाती है, तो इसके ऊपर पाई जाती है सरफेस पे, यानी कि जो आरबीसी की ये खोपड़ी है ना, इसी के ऊपर ये संरचना पाई जाती है। ऐसे इस प्रकार की संरचना आरबीसी की खोपड़ी के ऊपर पाई जाती है। ये क्या है, एंटीजन है, जो कि कहाँ पर है, ये आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर। आपको मैंने पहले बताया कि एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा एंटीजन है, तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा है, बी एंटीजन है, तो क्या यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होगा। जी हाँ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। ओके, सो ब्लड ग्रुप क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पे हम लिखेंगे बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है, ये बी एंटीजन है, ये क्या है, बी एंटीजन है, और यहाँ तो मैंने बताया था। अब देखिए जो बी ब्लड ग्रुप है ना, उसमें यहाँ पे बी एंटीजन पाया जा रहा है, इसी कारण इस जो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, बी ब्लड ग्रुप हुआ। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो देखते हैं एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी। देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इसको ध्यान से देखें, उसके बाद यहाँ पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी बताएंगे कि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कैसे जान जाते हैं 2 मिनट में कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है या किसी का ओ है। आइए अभी पढ़ते हैं। देखिए इसमें ना ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इसमें कोना वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कौन सा, ये वाला एंटीबॉडी, ये अब ये कोना वाला एंटीबॉडी है कौन सा, ए एंटीबॉडी है। कौन सा, ए एंटीबॉडी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो ए है। मैंने स्मॉल लेटर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों में अंतर कर सके हम, इसलिए जो एंटीजन है उसको कैपिटल में लिखा जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखा जाता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, कभी कभी बेसिक पूछ लेते हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे कोने वाला है और यहाँ पे कर्व का था, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व होने का कारण क्या है। सेम वैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कैसा है, कोना वाला है